दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और हार्ट टचिंग है। प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे सुखी भाई, कौन है? अरे माँ, रूबी बुआ आई है। सुबह की आवाज़ सुनकर शोभा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। अरे रूबी, तुमने तो इसे सरप्राइज दे दिया, न फ़ोन न चिट्ठी। अरे भाभी, इस बारे में मैंने सोचा कि आप सबको सरप्राइज दे दूं, कहकर रूबी हंसने लगी। सुबह भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी चहेती बुआ जो आई थी। शोभा जल्दी जल्दी खाने पीने की तैयारी में जुट गई थी। रूबी आज पहली बार अपने पति जय के साथ मायके आई थी। पहली बार तो उसकी विदाई का कराकर सचिन, रूबी के भाई, लेकर आए थे। आज पहली बार शादी के बाद जय अपने ससुराल आए थे। शुभा जल्दी से चाय नाश्ता देने के बाद खाने की तैयारी में जुट गई। अरे भाभी, लाओ कुछ, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। रहने दे रूबी, मैं कर लूँगी। तू ना नंदोई जी के साथ बैठे, वो अकेले बोर हो जाएंगे। भाई से बातें कर रहे हैं, मैं तो आपके साथ बैठकर बातें करना चाहती हूँ। ठीक है, बैठ, कहकर शोभा हंसने लगी। खाने पीने के बाद सुबी जिद करने लगी कि बुआ फिल्म देखने चले। शोभा ने सुबी को डांट दिया। अभी तो बुआ आई है और तुम परेशान करने लगी। प्लीज़ बुआ, चलो ना। रूबी बोली, चलो भाभी, आप भी तैयार हो जाओ। शोभा ने कहा, नहीं रूबी, तुम लोग जाओ, मुझे बहुत काम निपटाने हैं। रूबी और सुबी जय के साथ फिल्म देखने चले गए। शोभा तो बहुत परेशान थी कि अचानक से रूबी और जय आ गए हैं। उनकी विदाई की व्यवस्था कैसे करेंगे? सचिन की माली हालत अच्छी नहीं थी। 5 महीने पहले ही रूबी की शादी की। ये उसका शादी के बाद अपने पति के साथ पहली बार आना हुआ है, वो भी मायके। सचिन अकेले कमाने वाला, बूढ़ी माँ है, पिता का स्वर्गवास हुए 10 साल हो गए हैं। रूबी की शादी के खर्च के बाद अब बेटे के एडमिशन कराने में काफ़ी खर्च हुए। बेटा पहले से ही बाहर पढ़ाई कर रहा है। शोभा की परेशानी को देख सचिन ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर सचिन घर से बाहर निकल गया। रूबी और सुबी फिल्म देखकर आ गए। सुबी शोभा से लिपट कर बोली, माँ, मज़ा आ गया, आप चलती तो और भी मज़ा आता। फूफा जी ने खूब चीज़ें खिलाई मुझे, और ये देखो, मुझे मेरी पसंद की ड्रेस भी दिलवाई है। देखो तो कितनी सुंदर है। ड्रेस देख शोभा सुमी पर बहुत नाराज होने लगी। इतनी महंगी ड्रेस लेने की क्या जरूरत थी? तुझे कब अक्ल आएगी सुभी? शोभा की डांट सुनकर सुमी का मुंह उतर गया। उसका उतरा मुंह देखकर रूबी ने कहा, क्या भाभी, आप भी ना बच्ची है। ड्रेस दिला दिया तो क्या हुआ? आखिर मैं उसकी बुआ हूँ। वो सब तो ठीक है रूबी, मगर इतनी महंगी ड्रेस नहीं देनी चाहिए थी। इसकी आदत बिगड़ जाएगी। तभी जय ने कहा, अरे भाभी जी, बस 4,000 की ही तो है। अब इससे सस्ती ड्रेस तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। शोभा चुप हो गई, मगर मन में सोचने लगी कि अगर ये इनको सस्ती लग रही है तो महंगी किसको कहते होंगे। शोभा की चिंता और बढ़ गई। तभी सचिन आ गए। शोभा ने कमरे में ले जाकर पूछा, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो गया है, तुम परेशान मत हो। बस अब अच्छे से इनकी विदाई कर देना तो जान में जान आएगी। शोभा सुबह जल्दी से नाश्ता कराने के बाद खाने की आधी तैयारी करके बाजार के लिए निकल गई। दोनों की विदाई की खातिरदारी करके आ गई। आते ही खाने पीने की तैयारी में जुट गई। रूबी ने आकर कहा, भाभी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं कोई पराई थोड़ी हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। दोनों नंद भाभी बातें करते करते सब काम निपट रहा। शोभा ने कहा, रूबी, कम से कम हफ्ते 10 दिन तो छुट्टी तो होगी ही नंदोई को। कहकर रूबी शोभा के गले से लिपट गई। शोभा प्यार से रूबी के सर को सहलाने लगी। ठीक है भाभी, पक्का अगली बार मन भर कर रहूंगी, कहकर रूबी शोभा के गले से लिपट गई। शोभा प्यार से रूबी के सर को सहलाने लगी। शोभा बहुत भावुक हो गई और बोली, रूबी, तुम हमेशा ऐसे ही करना, कभी बदलना नहीं। मेरी लाडो, ऐसे क्यों बोल रही हो भाभी? मैं क्यों बदलूंगी भला? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे कह रही थी। तू इतने अमीर घर में गई है, धन दौलत, इतने नौकर चाकर है, रानी जैसे रहती है, इसलिए लगता है कि कहीं। इतना कहकर शोभा चुप हो गई। रूबी बोली, आपने मुझे माँ की तरह पाला है, क्या कोई बेटी अपनी माँ को भूल सकती है? चल,
तुझे मैं तेरे लिए जो सामान लेकर आई हूँ दिखा दूँ। शोभा रूबी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और रूबी को सब सामान खोलकर दिखाने लगी। आज सुबह से ही शोभा रूबी की विदाई की तैयारी में लगी थी। नाश्ता खाना करने के बाद विदाई की रस्म पूरी करने में लगी हुई थी। शोभा ने रूबी को जय का टीका लगा दिया, शगुन दिया और फिर कपड़े देकर बोली, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। और बोली, हमसे कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। रूबी बोली, अरे भाभी ऐसा मत बोलो, आपने तो इतना किया, कभी किस बात की कमी की है आपने मुझे। तभी जय ने तपाक से कहा, अरे रूबी ये तो इतना फर्ज है। कमी कि क्या बात है भाभी, मैं तो बस शगुन समझकर ले रहा हूँ। रूबी तो जानती है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनता ही नहीं हूँ। ये सुनकर रूबी एकदम से चुप होकर शोभा को देखने लगी। शोभा की आंखों में आंसू आ गए। भारी मन से बोली, थोड़ा इस समय दिक्कत चल रही है नंदोई जी, जितना हो सका किया हमने, स्वीकार कर लीजिएगा। शोभा और सचिन दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रूबी बोली, अरे भाभी ये मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जय सारे सामान को छोड़कर बाहर निकल गया। रूबी भारी मन से शोभा और सचिन से विदा लेकर वापस चली गई। शोभा अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी। सचिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर खुद भी बहुत दुखी था। जय के व्यवहार से जय का एक जैसे पैसे वाले परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता जाने माने कपड़ा व्यापारी है। जय दो भाई और एक बहन है। जय अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान है। जय अपनी जिद से एक कंपनी में नौकरी करने गया था, जबकि उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि जय नौकरी करे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नौकर चाकर ऐशो आराम में पला बड़ा जय, जिसकी नौकरी करने के बावजूद उसके पिता उसे हर महीने रुपये भेजते थे। नौकरी तो जय केवल मज़े के लिए करता था, क्योंकि उसे एक जगह बंद कर बैठना पसंद नहीं था। पैसों की कीमत बिल्कुल नहीं समझता था। जय के पिता एक अच्छे व्यापारी तो थे, मगर किसी की मदद करना उनकी फितरत नहीं थी। रूबी को उन्होंने एक शादी में देखा था। उसकी सुंदरता उनको भा गई थी, लेकिन शादी में दहेज की खूब मांग की। सचिन ने भी अपनी एकलौती बहन की खुशियों के लिए किसी भी चीज़ से समझौता न करते हुए जी खोल कर खर्च किया, अपनी हैसियत से भी ज़्यादा, बस इसी आशा में कि उसकी बहन सदा खुश रहे। मगर आज जय के इस व्यवहार से काफ़ी आहत हो गया था और कहने लगा कि शोभा, तुम सही कहती थी कि शादी हमेशा अपनी बराबरी वालों में ही करनी चाहिए। मैंने अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा के सपने देख लिए, जिसे अब शायद कभी निभा नहीं पाऊंगा। शोभा ने कहा, आप दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। उधर रूबी जय के व्यवहार से काफ़ी दुखी थी, मगर करती भी क्या। जब से शादी के बाद अपने ससुराल में सिर्फ पैसे का रुतबा और पैसे की भाषा देखा सुना है। यहाँ आपसी प्रेम कम, पैसों से प्रेम ज़्यादा करते हैं। वो ये भी जानती थी कि यहाँ उसकी बात को कोई महत्व नहीं देगा। इसी कारण उसने जय को समझाना व्यर्थ समझा। अब तो धीरे धीरे उसे अपने मायके का मोह भी खत्म करना पड़ा, क्योंकि जय ने सीधे मना कर दिया कि तुमको जाना हो तो जाओ, मुझे कभी मजबूर नहीं करना। मैं जाने वाला नहीं रूबी कि माँ का देहांत हो गया, तब भी रूबी को अपने ड्राइवर के साथ भेज दिया था। रूबी सबसे यही बहाना बनाकर बताया कि बहुत ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ पाए। शोभा और सचिन तो समझ गए थे कि जब जय आना नहीं चाहते हैं। माँ के जाने के बाद तो अब रूबी का मायके में लगभग आना ही बंद हो गया था। अब वह रूबी कभी कभी फ़ोन से ही बात कर लेती थी। शोभा जब भी आने को कहती, रूबी कुछ न कुछ बहाना बना देती और दुखी होकर सोचने लगती कि कब तक वो अपने भाई भाभी से झूठ बोलती रहेगी। सभी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। एक साल के बाद रूबी के घर किलकारी गूंजी। शोभा और सचिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी खुशी जाने की तैयारी में जुट गए। भांजे के लिए ढेरों सामान लेकर पहुंच गए मिलने, मगर शायद रूबी के ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। बस रूबी की सास ही ने उनसे बातचीत की। शोभा और सचिन को काफ़ी दुख पहुंचा और वो भारी मन से वहां से चले आए, क्योंकि कानपुर से उन्नाव जिले की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है। तो इन लोगों ने रुकना उचित नहीं समझा और कोई रोकने वाला भी नहीं था सिवाय रूबी के।
देखते देखते समय अपने पंखे लगाकर उड़ गया। आज सचिन के बेटे शुभ का प्लेसमेंट एक छोटी कंपनी में हो गया है। सभी इस बात से खुश है कि इस महामारी में अगर नौकरी मिल गई है तो समझ बहुत खुशकिस्मत है शुभ। शुभ को दिल्ली में नौकरी ज्वाइन करना है। शुभ खुशी खुशी दिल्ली के लिए रवाना हो गया। सुभी का भी टेक फाइनल ईयर है, उसका भी प्लेसमेंट शुरू हो गया था। उम्मीद थी कि उसको भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। सुबह के कॉलेज में दीपावली की छुट्टी हो गई थी। पूरा परिवार इकट्ठे हुए। सचिन ने शोभा से कहा कि अब सुबह की शादी के लिए प्रयास करना चाहिए। सचिन ने कहा कि मेरी नज़र में 2-3 रिश्ते भी है, अगर तुम कहो तो बात शुरू करें। शोभा ने कहा, अभी तो हम रूबी की शादी के लिए जो कर्ज लिया है वही अभी चुकाना बाकी है, तो अब हम सुबह की शादी के लिए और कर्ज कैसे लेंगे और कैसे उतारेंगे। शोभा, शादी तो हमें करनी ही, आज नहीं तो कल ये समस्या तो आनी ही है, और अगर अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर तुरंत शादी ही तो कहाँ करनी है। शोभा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। सचिन ने शोभा से कहा, क्यों ना हम लोग इसी समय बातचीत की शुरुआत करें, दिन भी शुभ चल रहे हैं और बच्चों की छुट्टी भी है। शोभा ने कहा, ठीक है, आप उनसे कल ही बात कर लीजिए। दूसरे दिन सचिन ने लड़के वालों से बातचीत शुरू की। वो लोग भी सुबह को देखने के लिए तैयार हो गए। सचिन ने शोभा से कहा कि कल ही वो लोग सुबह को देखने आने वाले हैं। शोभा ने सुबह को बुलाया और कहा कि बेटा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अच्छे से तैयार हो जाना, तुम अपनी तैयारी कर लो। सुबह ये सब सुनकर भड़क उठी, बोली, मम्मी मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, मुझे पहले नौकरी करनी है, फिर शादी के बारे में मैं सोचूंगी। शोभा ने कहा, अरे बेटा, नौकरी करने से कौन रोक रहा है, मगर अच्छे रिश्ते जल्दी नहीं मिलते, और फिर कहाँ तुरंत शादी हो रही है। अभी तो बस एक दूसरे को देख समझ लो, सब ठीक ठाक रहेगा तभी तो बात शादी तक पहुँचेगी। शोभा के काफ़ी समझाने पर सुबह तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह से ही शोभा तैयारियों में जुट गई। शाम को 4 बजे लड़के वाले आ गए। नाश्ता करने के बाद सुबह को देखने दिखाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सुबह काफ़ी नर्वस थी। लड़के वालों को सुबह बहुत पसंद आई। अब भाई बच्चे आपस में बातचीत कर ले, अच्छा है, विशाल की माँ ने कहा। विशाल और सुबह को ऊपर टेरेस पर चले गए। दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हुए। मौका देखकर सुबह ने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। विशाल ने कहा, बिल्कुल ज़रूर करिए, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। तभी विशाल की माँ ने कहा, आपकी बेटी हम सबको बहुत पसंद है, अब आगे की तैयारी की जाए। शुभ मुहूर्त देखकर सगाई की रस्म अदायगी कर दिए जाए। सचिन ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्यों, दीपावली के दिन हम लोग दोपहर में कार्यक्रम रखते हैं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत न हो तो। सभी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें आज्ञा दीजिए, सब तैयारी की भी तो करनी है। और सभी लोग अपने घर को रवाना हो गए। सुबह ने सगाई की बात पर सचिन से कहा कि ये सब क्या है, ये सब क्या है पापा, आपने तो कहा था कि बस देखने आएंगे, अब ये सब सगाई की बात कहाँ से आ गई। सचिन ने कहा, बेटा, इतना अच्छा रिश्ता है, कैसे मना करें, वह तो लोग सगाई करना चाहते हैं, शादी तो हम अगले साल ही करेंगे बेटा, सगाई की रस्म पूरी हो जाएगी तो हम सबको कोई चिंता नहीं रहेगी। सुबह मन महसूस कर कर गई, बोली, तो बोली भी तो क्या करे। विशाल से बात करने के बाद उसे कुछ संतोष सा था कि उसको नौकरी करने से कोई रोकेगा नहीं। विशाल तो खुद चाहता है कि मैं नौकरी करूं। इन्हीं सब ख्यालों में खोई खोई सुबह की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह शोभा ने आवाज़ लगाई तो सुबह की आंख खुल गई। शोभा ने कहा, बेटा, जल्दी से सब काम निपटा कर बाजार भी चलना है, अंगूठी पसंद करना है और भी खरीदारी करनी है, तो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। सभी लोग काम निपटाने में व्यस्त हो गए। दीपावली के 2 दिन पहले ही
सारी खरीदारी करने के बाद सबने मिलकर गिफ्ट पैक वगैरह की भी तैयारी कर ली थी। कोरोना के चलते बस घर के ही लोगों को आमंत्रित किया गया है। बाहरी किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया है। एक तो कोरोना, दूसरे के त्योहार की वजह से कोई आना भी नहीं चाहता है। वैसे भी लिमिटेड लोगों को बुलाने का आदेश भी जारी है, इसलिए भीड़ भी नहीं करनी है। शोभा ने रूबी को फ़ोन किया और कहा कि तुम सबको सगाई में आना है। रूबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, आप जय के मम्मी पापा से बोल दीजिए। सचिन ने तुरंत रूबी के ससुराल में फ़ोन किया और सभी को सगाई में आने का निमंत्रण दिया। मगर जय और उसके पिता ने कहा कि त्योहार है, घर छोड़कर नहीं आ सकते हैं। सचिन ने कहा, आप रूबी को भेज दीजिए, शुभ लेने के लिए आ जाएगा। परंतु जय आना कानी करने लगा। सचिन ने जय की माँ से बहुत गुजारिश की कि रूबी इकलौती बुआ है, प्लीज़ आप उसे भेज दीजिए। जय की माँ ने कहा, हाँ कर दिया। सचिन और शोभा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत शुभ को रूबी को लाने के लिए तुरंत कानपुर भेज दिया। रूबी भी जल्दी जल्दी जाने की तैयारी में जुट गई थी। रूबी बहुत दिनों बाद आज अपने मायके आ रही थी, वो भी भतीजी की सगाई में। काफ़ी उत्साहित थी। शाम तक शुभ रूबी को लेकर आ गया। सुबह की तो जैसी शिकायतें खत्म ही नहीं हो रही थी। रूबी ने कहा, कर ले जितनी शिकायत करनी है, जब जाएगी ससुराल तब पता चलेगा कि कैसे चलेगा, कि कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं। सुबह चिढ़कर बोली, मैं तो अपने मन का करूँगी, देख लेना। रूबी हंसने लगी, बोली, ज़रूर देखूंगी मेरी लाडो। इस बात पर सब हंसने लगे। बातें करते करते रात के 1 बज गए। सचिन ने कहा, क्या बात है, आज तो किसी को नींद नहीं आ रही है? सब सो जाओ, सुबह बहुत काम है। सब मन मारकर सोने के लिए निकल गए। सुबह ही शोभा ने सबको चाय के लिए उठा दिया और बोली, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, दोपहर में सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और अभी बहुत सी तैयारी बाकी है। रूबी ने कहा, भाभी घर में है कि मैरिज लॉन में? अभी रूबी घर में दिक्कत होती, इसलिए पास वाले मैरिज लॉन में बुकिंग की है। बस हम सबको वहाँ चलना होगा, बाकी सब व्यवस्था लॉन वालों ने कर रखी है। अरे भाभी, मेरी सगाई जहाँ हुई थी वहाँ क्यों नहीं बुक किया? रूबी, वो हॉल बहुत महंगा पड़ रहा था और अभी तो शादी ब्याह में बहुत खर्च होगा, बस इसलिए। मुझे तो पता है अभी तेरे भाई पर बहुत कर्ज है चुका है। रूबी बोली, अरे भाभी, शादी की चिंता क्यों करती हो? मैं जैसे कहूँगी कि पापा जी से कुछ मदद करने के लिए कहे। आखिर सुबह की मैं बुआ हूँ, इतना तो बनता है मेरा अधिकार। शोभा को रूबी की बातों से तसल्ली तो बहुत हुई, मगर बोली, क्या नंदोई जी हमारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे? रूबी बड़े विश्वास से बोली, क्यों नहीं करेंगे भाभी, ज़रूर करेंगे। शोभा को रूबी के इस बात से बहुत तसल्ली हुई। फिर सब सगाई की तैयारी में जुट गए। शोभा ने कहा, रूबी तुम सुबह तैयार कर, मैं और काम देखती हूँ। सब लोग तैयार होकर जल्दी से मैरिज लॉन में पहुँचो, मैं जा रही हूँ। लड़के वाले आ रहे होंगे, उनके स्वागत के लिए शुभ और मेरा होना ज़रूरी है। कहकर सचिन और शोभा दोनों मैरिज लॉन चले गए। थोड़ी देर में शोभा और सुभी भी तैयार हो गए। शोभा ने सुबी को जैसे देखा बोल पड़ी, कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो। रूबी तन कर बोली, तैयार किसने किया है भाभी? आखिर भतीजी है मेरी, सुंदर तो लगेगी ना? हाँ भाई हाँ, मेरी तो दोनों ही लाडो विश्व सुंदरी है। कहकर तीनों हंसने लगी। शोभा बोली, अब बातें बंद करो, जल्दी चलो, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी तुम्हारे पापा से। और तीनों मैरिज लॉन में निकल गए। इनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही विशाल और उसके परिवार वाले आ गए। आओ भगत नाश्ता पानी के बाद छर छेका और फिर सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। खूब हंसी ठिठोली करते हुए पूरा कार्यक्रम बीता। दोनों ही पक्षों ने बहुत खुशी के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। शाम को लक्ष्मी पूजन की वजह से जल्दी ही सब लोग एक दूसरे से विदा होकर अपने घर आ गए। घर आकर सब पूजा की तैयारी में जुट गए। शाम को खूब आनंद पूर्वक दिए जलाए और पटाखे जलाए। सबको आज डबल खुशी का आनंद आ रहा था। पड़ोसी बधाइयाँ देने लगे। शोभा ने भी सबको मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सचिन और पूरे परिवार ने विशाल के परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं दी और विशाल के पापा विकास जी से आगे की बातचीत करने के लिए समय मांगा। विकास जी ने कहा, आप जब चाहे, अब तो हम संबंधी हैं,
आपको आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सचिन ने कहा, जी बस 2-3 दिन में हम आपके मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा नमस्कार, अच्छा जी बिल्कुल स्वागत है आपका। शोभा ने आवाज़ लगाई, चलिए सब लोग खाना लगा दिया है। और सब लोग खाने बैठ गए। रूबी खाने के समय भी सुभी को छेड़ने में लगी थी। प्लीज़ बुआ अब बस भी करजिए ना। इतना सुनते ही सब हंसने लगे। रूबी बोली, कल मैं चली जाऊंगी तो सोचा सारी कसर आज ही पूरी कर ले। सब जोर से हंसने लगे। सुबह की हंसने लगी। दूसरे दिन सुबह ही नाश्ता पानी करने के बाद शुभ रूबी को छोड़ने चला गया। सचिन और शोभा 2 दिनों बाद विशाल के घर पर सभी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। सचिन ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं, हमें बताइए। विकास जी ने कहा, भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस हमारी एक ही डिमांड है कि आप बारातियों का स्वागत अच्छे से करें और शादी किसी अच्छे मैरिज लॉन में करें जहां थोड़ी जगह की कमी महसूस हो रही थी। और हाँ, शादी भी हमें जल्दी ही करनी है। बस खरमास समाप्त होते ही जो पहला मुहूर्त निकलेगा बस उसी में हम कर देंगे। सचिन थोड़ा परेशान हो गया, बोला, इतनी जल्दी? थोड़ा और समय मिल जाता तो हमें सहूलियत होगी। विकास जी ने कहा, मेरी भी मजबूरी है। विशाल को 1 साल के लिए विदेश जाना है। मैं चाहता हूँ कि उसके जाने से पहले शादी हो जाए, वरना शादी काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। शादी ब्याह में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा अनुभव भी है, विचार भी है। सचिन ने कहा, आपकी बात तो सही है, मगर इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे संभव होगा? विकास जी ने कहा, अब परेशान न हो, मैरिज लॉन वाला मेरा परिचय वाला है और वो कोई दिक्कत नहीं होने देगा। सचिन ने कहा, ठीक है, फिर हम सब विदा लेते हैं। बाकी की बुकिंग वगैरह की तैयारी करनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। सचिन और शोभा वापस आ गए। सचिन को परेशान देखकर शोभा बोली, क्या बात है, कुछ तो बताइए मुझे। सचिन बोला, इतनी जल्दी शादी की डेट पड़ गई कि मैं सब कैसे मैनेज होगा? सबसे बड़ी समस्या तो पैसों की है। शोभा बोली, रूबी से बात करो क्या? वो कह रही थी कि पैसों की ज़रूरत हो तो बताना, जय के पापा से कहकर व्यवस्था करवा देगी। अरे नहीं शोभा, वो लोग पैसे ही में हमें पसंद नहीं करते हैं और ये पैसे की बात कुछ उचित नहीं लगती है मुझे। अगर मना कर दिया तो खामखा हम दुख होगा। शोभा ने कहा, एक बार कहने में क्या हर्ज है? कौन सा हम उनके पैसे मांग लेंगे या फिर मार लेंगे? एक न एक दिन वापस कर ही देंगे। सचिन ने कहा, ठीक है, मैं कल ही चला जाता हूँ रूबी के यहाँ। रूबी भी कुछ दिनों में दिल्ली जाने वाली है, उससे मिल भी लूँगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। सचिन दूसरे दिन सुबह ही निकल गया और जय और उसके पापा से उसने पैसों की मदद करने के लिए कहा और बोला, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी लौटा दूँ। जय के पापा ने कहा, सचिन जी में उधार मांगने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको अपनी व्यवस्था करने ही शादी के बारे में सोचना चाहिए था। इस कोरोना काल में वैसे भी बहुत नुकसान हुआ है व्यापार में, और अगर मैं सबको उधार देने लगा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। सचिन बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। फिर उठते हुए बोला, अब इजाज़त दीजिए, और वापस आ गया। शोभा ने सचिन का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ, आप कुछ उदास लग रहे हैं? सचिन ने कहा, वहाँ पर सारी बात बताई। शोभा को भी बहुत बुरा लगा। उसने रूबी को फ़ोन किया, सारी बात बताई। रूबी भी बहुत दुखी हुई, बोली, भाभी मैं दिल्ली जाने वाली हूँ, शुभ से कहिएगा कि वो मुझे आकर मिले। मैं जय से बात कर कुछ व्यवस्था करती हूँ। सचिन ने कहा, कहीं जय को बुरा न लगे। रूबी ने कहा, आखिर मेरा भी कुछ अधिकार है। शुभ दिल्ली पहुंचकर रूबी को मिलने पहुंचा। रूबी ने जय से सुबह की शादी में मदद करने को बोला। जय भड़क गया, बोला, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, क्या पता हम दे और उनकी औकात ही नहीं हो लौटाने की। तो तुम्हें अपने मायके के अलावा भी कुछ दिखाई देता है कि नहीं? शुभ बाहर सब सुन रहा था, काफ़ी बुरा लगा उसे। वो बिना बोले ही वापस चला गया। रूबी ने कहा, आप इस तरह मत बोलिए, मेरे मायके वालों की शुभ सुनेगा तो क्या सोचेगा? जय ने कहा, सोचता है तो सोचे, मुझे क्या। रूबी जल्दी से बाहर आई तो उसने देखा शुभ बिना बताए ही चला गया है। रूबी को बहुत दुख हुआ। रूबी ने तुरंत शुभ को फ़ोन किया, मगर शुभ ने रिसीव नहीं किया। रूबी ने शोभा को फ़ोन किया और सारी बात बताई और माफ़ी मांगने लगी। शोभा ने कहा, माफ़ी क्यों मांग रही है? तूने प्रयास किया है, वो नहीं मान रहे हैं तो तेरी क्या गलती है? तू अपनी गृहस्थी में कोई दिक्कत नहीं डाल, हम लोग कोई व्यवस्था कर लेंगे, तो चिंता मत कर। शोभा ने सचिन को सारी बात बताई। सचिन ने कहा, शादी करनी है तो इंतज़ाम तो
करना चाहिए होगा। शोभा देखो तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। सचिन ने कहा हाँ देखती हूँ। शुभ बेटा बोल क्या बात है। माँ मुझे एक नई कंपनी में नौकरी मिल गई है और पैकेज भी बहुत अच्छा है। यह तो बहुत खुशी की बात है, शोभा बोली। शुभ ने कहा सुबह की शादी तक काफ़ी पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। पापा से कहो परेशान ना हो। हाँ बेटा बिल्कुल, भगवान चाहेंगे तो सब अच्छे से हो जाएगा। सचिन ने सुना तो काफ़ी राहत महसूस किया। उसने फिर से शादी में बहुत से खर्च होते हैं। सुबह अपने पापा मम्मी की परेशानी को देखकर उसने चुपके से विशाल को फ़ोन किया और कहने लगी कि आप शादी की डेट आगे बढ़ा दीजिए। विशाल ने पूछा कोई समस्या है क्या। सुबह ने संकोच करते हुए कहा कि जो समस्या है वो शायद आपको नहीं समझ आएगी। विशाल झट से बोला रुपये पैसों की समस्या है ना। सुबह चुप हो गई। विशाल ने कहा सुबह मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। विशाल ने तुरंत अपने पापा मम्मी से बात की। विकास जी एक सुलझे हुए इंसान है। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके सचिन और शुभा को अपने घर बुलाया। दोनों बहुत घबरा गए कि कहीं कुछ डिमांड तो नहीं करने वाले हैं। दोनों जल्दी से तैयार होकर विकास जी के यहाँ पहुँचे। दोनों को परेशान देखकर विकास जी मुस्कुरा दिए और बोले घबराए नहीं, बस आपसे मिलने की इच्छा हुई इसलिए बुला लिया आप लोगों को। पहले आप चाय नाश्ता करिए। सभी ने चाय पी। विकास जी ने कहा देखिए सचिन जी, अब हम संबंधी बन चुके हैं, इसलिए आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। हम पता चला है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम थोड़ी मदद करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो। सचिन ने कहा आपसे कैसे मदद ले सकते हैं हम। आप लड़के वाले हैं, हमें तो देना चाहिए। ले कैसे सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते। विकास जी ने कहा देखिए मैरिज लोन को केवल आप नहीं हम दोनों मिलकर बुकिंग करते हैं। आपका आधा खर्च बच जाएगा। मैं अपने बारातियों को कम नहीं कर सकता, मगर खाने पीने में भी मैं आधा खर्च करूँगा। मैं अलग से रिसेप्शन देने वाला था, अब मैं इसे में कर दूँगा तो आपको इससे भी राहत मिलेगी। रहा व्यवहार तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सिर्फ मेरे परिवार को जो भी व्यवहार करना करिएगा, बाकियों का हम खुद निपट लेंगे। उन्हें ये बोलकर कि सबका एक साथ ही मुझे दे दिया है। जैसे वैसे विकास जी बोल रहे थे। सचिन और शोभा दोनों ही आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। विकास ने कहा और भी दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा मुझे। सचिन ने कहा आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं मुझसे। विकास जी हंसकर बोले अरे भाई सुभी अब मेरी बहू बनने वाली है और अपनी बहू के घर वालों को दुखी करके अपनी खुशियां मनाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सचिन और शोभा की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ही हाथ जोड़कर कहने लगे कि मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है कि उसको इतना अच्छा परिवार मिला, हम धन्यवाद हो गए। विकास जी ने सचिन को गले लगाकर कहा कि हाथ मत जोड़िए, बस खुशी खुशी बेटी की शादी की तैयारी करिए। सचिन और शोभा ने विदा लेकर अपने घर आ गए। उनके आने पर सुभी ने पूछा पापा क्यों बुलाया था आपको। शोभा बोली अरे मेरी लाडो तू तो बहुत भाग्यशाली है, इतना अच्छा ससुराल मिला है तुझे, हम धन्य हो गए। सुभी बोली ऐसा क्या हुआ है मम्मी जो आप ये बोल रही है। शोभा ने वहाँ की सारी बात बताई, फिर बोली कि आखिर उन्हें हमारी परेशानी के बारे में पता कैसे चला। सुभी चुप थी। शोभा बोली सुभी कहीं तुमने विशाल से कुछ कहा तो नहीं। सुभी ने विशाल से हुई सारी बात बताई और बोली विशाल जी ने मेरी परेशानी कितने अच्छे से दूर कर दिया है ना मम्मी। बिल्कुल सही कहा लाडो, विशाल और उसके परिवार वाले बहुत ही अच्छे विचारों वाले हैं। हमें खुशी है तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। शोभा सुबह की बलाएं लिए जा रही थी। आज सचिन को बहुत राहत महसूस हो रही थी। शादी के लगभग आधे खर्चे कम हो गए थे। अब तो शुभ की तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो थोड़ी चिंता से और मुक्ति मिल गई थी। दिन बीतते देर नहीं लगती है। 2 महीने बाद ही सुबह की शादी की डेट पड़ गई है। जोर शोर से तैयारी चल रही थी। सुबह ने अपनी माँ को फ़ोन कर बताया कि उसका प्लेसमेंट एक अच्छी कंपनी में हो गया है। सभी लोग खुशी झूम उठे। दोनों परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के दिन भी बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। सचिन ने कार्ड बांटने शुरू कर दिए थे। शुभ को रूबी के यहाँ कार्ड देने को बोला गया। शुभ कार्ड लेकर रूबी के यहाँ गया। रूबी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की। शुभ बोला कोशिश करेंगी मतलब आप नहीं आ रही है क्या।
रूबी दुखी होते हुए बोली कि मेरे ससुर जी की हालत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, काफ़ी सीरियस है। ऐसे में क्या कहूँ, मैं आ पाऊँगी कि नहीं? शुभ बोला, बुआ आपको ज़रूर आना है, नहीं तो सुबह को बहुत दुख लगेगा। रूबी आंसुओं से भर गई, रुंधे गले से बोली, मैं कोशिश करूँगी आने की। शुभ कार्ड देकर वापस आ गया और उसने शोभा को फ़ोन करके पूरी बात बताई। शोभा ने तुरंत रूबी को फ़ोन किया और हाल चाल पूछने लगी। रूबी ने सारी बात बताई। शोभा ने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और जैसा होगा बता देना। ठीक है भाभी, इतना कहकर रूबी ने फ़ोन काट दिया। 2 दिन बाद ही रूबी के ससुर जी का देहांत हो गया। सचिन को संदेह मिलते ही कानपुर रवाना हो गया। अंतिम संस्कार के बाद सचिन रूबी से मिलने गया। रूबी से बोला, रूबी, जय और तुम्हारे जेठ जी के बीच कोई अनबन चल रही है क्या? रूबी ने बहाना करके कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सचिन ने कहा, कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो बताना ज़रूर। इतना कहकर सचिन वापस आ गया। शोभा को बोला, शोभा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है रूबी मुझसे कुछ छुपा रही है, कुछ चल रहा है उसके यहाँ। शादी के 1 सप्ताह पहले सचिन ने रूबी को फ़ोन किया और बोला, शुभ को भेज रहा हूँ, तुम आ जाओ उसके साथ। रूबी ने कहा, भैया मैं नहीं आ पाऊंगी। सचिन ने कहा, अब तो 13वीं और बरसी की रस्म पूरी हो गई है, अब तो आ सकती है ना तू? रूबी बोली, कुछ नहीं, बस रोने लगी। रूबी के रोने से सचिन व्याकुल हो उठा। क्या बात है रूबी, बता तो सही। रूबी बोली, बस समझ लो कि हमारी ज़िंदगी में अंधेरा हो गया है, और फ़ोन काट दिया। सचिन ने शोभा से कहा कि मैं रूबी से मिलने जा रहा हूँ, मुझे लगता है वो लोग किसी मुसीबत में है। सचिन तुरंत सामान रखकर कानपुर के लिए निकल पड़ा। शोभा ने रूबी को सूचना दी तो रूबी ने कहा, भाभी हम लोग दिल्ली में हैं। शोभा ने सचिन को फ़ोन किया और बताया कि आप दिल्ली जाओ, रूबी कानपुर में नहीं है। सचिन सीधे दिल्ली निकल गया। रूबी ने सचिन को देखते ही रोना शुरू कर दिया। सचिन ने कहा, जय कहाँ है? भैया, जय हॉस्पिटल में भर्ती है। सचिन ने कहा कि क्या हुआ है जय को? रूबी ने बताना शुरू कर दिया। भैया, हमारे जेठ जी ने पापा और जय के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया है, घर, व्यापार, सब कुछ। इसी कारण ससुर जी को अटैक आया था और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और अब जय को जब पता चला कि इनके नाम कुछ भी नहीं है तो जय को काफ़ी मानसिक आघात पहुंचा है। उनको भी एडमिट कराना पड़ा। जय कभी भी पैसों की कीमत नहीं समझते थे, बस कहते थे कि पापा है तो क्या गम है। जो थोड़ा बहुत बचाया जाता था वो पापा के इलाज में लग गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सचिन ने कहा, अरे अरे, मेरे रहते हुए तुझे सोचने की क्या ज़रूरत है लाडो, चलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचकर सचिन ने डॉक्टर से बात करके जय को अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। डॉक्टर ने उन्नाव में ही एक अच्छे डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया। सचिन, जय और रूबी को लेकर उन्नाव पहुंचा और एडमिट कराया। रूबी अपने बच्चे के साथ घर आ गई। सचिन के दोस्त और पड़ोसियों ने इस बीच बहुत मदद की। शुभ और सुभी के परिवार वालों ने शादी का अरेंजमेंट संभाल लिया। शादी के 1 दिन पहले डॉक्टर ने 1 दिन के लिए जय को घर जाने की इजाज़त दी, मगर पूरी हिदायत के साथ। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। सुभी अपने ससुराल चली गई। इधर जय को अपने इलाज के खर्च की चिंता सता रही थी। 1 हफ्ते के बाद जय को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। जय ने पूछा, नर्स कितना बिल बना है? नर्स ने कहा, आपके बिल का पेमेंट हो गया है। जय ने पूछा, किसने किया है? नर्स बोली, मिस्टर सचिन ने। तब तक सचिन आ गया। जय को घर ले जाने के लिए घर पहुंचकर जय ने कहा, भैया मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। सचिन ने कहा, पहले आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, फिर चले जाइएगा। जय ने कहा, नहीं भैया, मैं और आप पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे कारण आपका बहुत खर्च हो गया है, मैं धीरे धीरे चुकाने की कोशिश करूँगा। सचिन ने कहा, अरे जय, कौन सा कर्ज चुकाने की बात कर रहे हो? रूबी मेरी बहन है और बहन अगर कष्ट में हो तो भाई कभी खुश रह सकता है क्या? जय ने एकदम से सचिन के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है।
इसलिए मुझे ईश्वर ने ऐसी सज़ा दी। मुझे अपने पापा के पैसे पर बड़ा गुरूर था। मैंने कभी रिश्ते और पैसों की कीमत नहीं समझी। आज मेरे खून मेरे भाई ने ही हमको इतना बड़ा धोखा दिया, और एक आप है जिसने मेरा खून का रिश्ता न होते हुए भी मेरे लिए इतना किया है, जबकि आप बेटी की शादी कर रहे हैं। कहाँ से और कैसे किया? आप इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा आपको। सचिन ने कहा, शुभ के दोस्त और हमारे समधी जी ने मदद की है। आप दुख को दोष न मानिए, ये सब समय की बात है। सब एक दिन समान नहीं होता है। आज दुख है तो कल फिर से सुख आएगा। सचिन ने जय को गले लगा लिया। रूबी और शोभा ने यह महसूस किया कि आज एक नए जय का जन्म हुआ है, जिसे वक्त के थपेड़ों ने जीवन का और रिश्तों का मतलब समझा दिया था। यह रूबी के लिए वरदान से कम नहीं था। सच कहा गया है, पैसा हाथ की मैल है, कब साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे आपका प्यार जाहिर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी कहानी लेकर आ सकूं।